ये माउस नहीं चल रहा है। अच्छा इस पर करके यहाँ बस कॉल लाइव है और मुझे क्या करना था? नहीं तो लाइव ही है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो कौन कौन स्टूडेंट्स है क्लास में, एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी। ये आपकी ज्योग्राफी एसएसटी की क्लास है और ये आपकी पहली क्लास है, इसमें फर्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका, सबसे पहले आज फर्स्ट क्लास है तो हम आपको बताएंगे कि ज्योग्राफी में आप क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे और कहाँ से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी, आप इसमें ये सब्जेक्ट होता है भूगोल, ठीक है। जो भूगोल है वो मिलकर बना है दो शब्दों से, जियो और ग्राफी। जियो और ग्राफी। तो जियो मीन्स होता है स्टूडेंट्स अर्थ और ग्राफी मीन्स होता है स्टडी, पृथ्वी और अध्ययन, ठीक है। तो इस तरह से जो भूगोल शब्द का, वेरी गुड आफ्टरनून भूमिका गुप्ता। तो ज्योग्राफी जो शब्द है उसका अर्थ होता है स्टडी ऑफ द अर्थ, स्टडी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन। तो भूगोल शब्द का अर्थ है स्टूडेंट्स स्टडी ऑफ द अर्थ। आप भूगोल सब्जेक्ट में पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, अर्थ की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारी जो अर्थ है ये तो बहुत बड़ी है, इसकी आपको स्टडी करनी है तो कैसे करोगे? तो एक तो आप फर्स्ट क्लास है क्योंकि, तो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको कोई कंफ्यूजन है या डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप बता देना, पूछ लेना आप, ठीक है। तो आप बताइए, आप सबसे पहला पॉइंट यही आ जाएगा एसएसटी ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी मीन्स क्या है? तो ज्योग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब बात आती है जो अर्थ की स्टडी करने के लिए हमने अर्थ को कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि हमें अर्थ की स्टडी तो करनी है लेकिन सिस्टमेटिक वे में करनी है। ऐसा नहीं करना है कभी अमेरिका के बारे में पढ़ लिया, कभी विंड्स के बारे में पढ़ लिया, कभी ओशन के बारे में पढ़ लिया, कभी वोल्केनो के बारे में पढ़ लिया। हमें स्टडी तो करनी है लेकिन हमें सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करनी है। तो इसी तरह से हमने जो अर्थ है इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया? चलिए, हमने भूगोल को स्टडी करने के लिए इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट जो है वो है आपका, ये आपकी अर्थ है, इसका सबसे पहला भाग है आपका लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, ठीक है। स्थल मंडल पृथ्वी का कौन सा पार्ट है? ये पृथ्वी का सॉलिड पार्ट है, जो पूरी पृथ्वी पर कितना परसेंट है? 29%,
क्योंकि पृथ्वी पर लिक्विड भी है, गैस भी है और सॉलिड भी है। तो सॉलिड पार्ट या पृथ्वी का चट्टानी धरातल या पृथ्वी का जो ठोस भाग है, सॉलिड पार्ट है, उसको आप बोलते हैं स्थलमंडल, लिथोस्फीयर। ये पूरी अर्थ का है आपका 29%। फिर बात आती है पृथ्वी पर जल भी है, तो जल वाले भाग को आपने बोल दिया हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, ठीक है। जो जलमंडल है पृथ्वी पर ये 71% है। क्लियर हुआ? अब बात आती है 71 और 29, ये तो 100 हो गया। अब पृथ्वी के दो पार्ट्स और कौन से हैं? ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, पूछ सकते हैं बिल्कुल, कि जो पृथ्वी है उसको कितने भागों में डिवाइड किया हुआ स्टडी करने के लिए? 4 पार्ट्स में। तो 2 तो हो गया आपका लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट है हमारा वायुमंडल। थर्ड पार्ट है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। अब ये पृथ्वी का कौन सा पार्ट है? अभी मैं आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ 10 मिनट हम ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। वहां से भी क्वेश्चन होते हैं, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। फिर उसके बाद में स्टार्ट करूंगी आपका टॉपिक। तो वायुमंडल कौन सा है? अब आप देखिए, वायुमंडल को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा यूनिवर्स में। क्लियर? तो यूनिवर्स में आप जानते हैं हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स है। सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं, शुद्ध ग्रह है, मीटियोराइट्स है, उल्कापिंड है, ग्रह है, उपग्रह है। इनमें से मान लीजिए हमारी ये वाली जो है अर्थ है, ठीक है ना। अब बात आती है हमारे सोलर सिस्टम में, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी गैसें हैं। यहाँ पर भी गैस है, यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस है। क्या जो यूनिवर्स की गैस है वो हमारी पृथ्वी का वायुमंडल हो सकता है? तो आप याद रखिए, जो भी यूनिवर्स में गैस है वो सभी पृथ्वी का वायुमंडल नहीं है। जो हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है वो कितना है? केवल जो यूनिवर्स में 10,000 किलोमीटर की गैसेस हैं। यूनिवर्स में कितनी गैस? 10,000 किलोमीटर। तो यूनिवर्स की जो 10,000 किलोमीटर की गैसेस हैं, हमने उनको ही केवल पृथ्वी का वायुमंडल माना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप याद रखिए, आपको पता ही पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी रोटेट भी करती है और पृथ्वी घूर्णन भी करती है और पृथ्वी परिक्रमण भी करती है, रिवॉल्यूशन भी करती है। मूवमेंट दो है अर्थ की, रिवॉल्यूशन और रोटेशन। तो जो पृथ्वी घूमती है उसके साथ साथ यूनिवर्स में जितनी भी गैस है उनमें से केवल 10,000 किलोमीटर की गैसें ही घूमती हैं। साथ ही साथ आप देखिए, हम सब पृथ्वी के अर्थ सरफेस पर रहते हैं। पृथ्वी के कौन से भाग पर रहते हैं हम रहते हैं पृथ्वी के इस भाग पर। पृथ्वी रोटेट भी करती है, रिवॉल्यूशन भी करती है, पर हम नहीं गिरते। सबको आंसर पता है क्यों नहीं गिरते हैं? या हम पृथ्वी के साथ किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? ग्रेविशनल फोर्स की वजह से। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम पृथ्वी के साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह से जो यूनिवर्स में 10,000 किलोमीटर की गैसेस हैं वो अर्थ के ग्रेविशनल फोर्स की वजह से अर्थ के साथ साथ जुड़ी हुई हैं। और जब अर्थ रोटेट करेगी तो ये घूमती भी है। तो इसीलिए क्वेश्चन में पूछते हैं आपके कि पृथ्वी का वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक है? तो हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इन द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द यूनिवर्स। पृथ्वी के धरातल से ब्रह्मांड की जो 10,000 किलोमीटर की गैसें हैं वो पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई हैं, पृथ्वी के साथ साथ रोटेट करती हैं। तो हमने ये अर्थ का एटमॉस्फेयर मान लिया। तो पृथ्वी का एक भाग आपको ये मिला। अब पृथ्वी का फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स बायोस्फीयर। जैवमंडल। अब जैवमंडल कौन सा भाग है? तो बायोस मीन्स क्या होता है? जीवन। स्टडी ऑफ लाइफ कॉल्ड बायोस। जैव मीन जीवन। तो ये पृथ्वी का वो भाग है जिस पर लाइफ पाई जाए। अब आप देखिए, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स हैं, उनमें से केवल और केवल हमारी पृथ्वी पर ही लाइफ है। केवल हमारी पृथ्वी पर जीवन है, बाकी पर नहीं है। आप सब जानते हैं हमारी पृथ्वी पर जीवन होने का कारण क्या है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस है, ठीक है ना। ऑक्सीजन गैस को ही बोलते हैं लाइफ गैस, प्राण वायु। और इसी तरह से
पृथ्वी के भी स्टूडेंट्स आप याद रखना उसी भाग पर जीवन है जहां पर ऑक्सीजन है। जहां पर पृथ्वी के जिस भी भाग पर ऑक्सीजन नहीं है वहां पर भी क्या हो जाएगा, वहां पर भी लाइफ नहीं होगी। और बायोस्फीयर हम क्या कह रहे हैं, पृथ्वी का वो हिस्सा, जीवमंडल क्या है, पृथ्वी का वो पार्ट जहां पर लाइफ पाए जाए। बायोस्फीयर मीन जीवन। तो चलिए आइए देखते हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर तो लाइफ नहीं मिलती, पूरी पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन गैस है वो नहीं पाई जाती है। आप देखिए जो ये हमारा लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल, इसी पर ही रहते हैं जीव जंतु, वनस्पति, मानव, ऑल वेजिटेशन, ह्यूमन हैबिलेशन एंड एनिमल्स सिचुएटेड ऑन लिथोस्फीयर। इसी पर स्थित है वो सभी के सभी। तो जितना भी लिथोस्फीयर है वो काउंट किया जाता है बायोस्फीयर में, ठीक है ना। एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी कि कौन सा भाग बायोस्फीयर में काउंट होता है। तो स्थल मंडल का, लिथोस्फीयर का पूरा जो भाग है वो जीवमंडल में आ जाता है। अब बात आते हैं वायुमंडल में कितना भाग है। तो आपको पता है जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वायुमंडल में, तो वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाने पर होता क्या है, वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाने पर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो गई। जब ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो गई तो क्या होगा, वहां पर जो जीवन है, लाइफ है, वो नहीं मिलेगी। आपने देखा भी होगा जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं या किसी दूसरे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई करते हैं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेकर जाते हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेकर क्यों जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन, पूरे वायुमंडल में 10,000 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें ऑक्सीजन नहीं है। वायुमंडल में केवल 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही ऑक्सीजन पाई जाती है। तो जहां तक ऑक्सीजन पाई जाएगी वहीं तक क्या होगा, वहीं तक लाइफ होगी, वहीं तक जीवन होगा। तो जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है आपका, उसका 8 किलोमीटर का भाग हमने काउंट किया हुआ है बायोस्फीयर। इसके बाद जो 8 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक का जो भाग है ना, वो एटमॉस्फेयर तो है, वायुमंडल तो है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन वो जैवमंडल बायोस्फीयर नहीं है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन गैस नहीं है। और बायोस्फीयर मीन जहां ऑक्सीजन गैस हो, ऑक्सीजन गैस के कारण जहां जीवन हो, ठीक है। अब बात आती है हाइड्रोस्फीयर। तो आप देखिए जो हाइड्रोस्फीयर है, जल है, इसमें भी पूरी गहराई पर, अधिक गहराई पर सूर्य का तापमान, सन रेज नहीं मिलती है। हमें लाइफ के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा जरूरत पड़ती है हमें किसके लिए, सूर्य की किरणों की, प्रकाश का, तापमान का, क्योंकि उसी की वजह से, सन रेज की वजह से तो हमारी पूरी पृथ्वी पर खाद्य श्रृंखला, भोजन का निर्माण होगा। तो आप देखिए जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है वो हाइड्रोस्फीयर में बहुत अधिक, जलमंडल में बहुत अधिक गहराई तक नहीं पहुंचता। केवल 200 मीटर की गहराई तक ही सूर्य का तापमान बहुत अच्छा पहुंचता है। इसके बाद 200 मीटर के बाद का जो एरिया है वो जलमंडल तो है, लेकिन उसमें जीव जंतु बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, वो बायोस्फीयर नहीं है। तो क्लियर हुआ, ये 4 पार्ट्स है हमारे ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए। हमें भूगोल में पृथ्वी की अध्ययन करना है और स्टडी करने के लिए हमने अर्थ की ये सारे पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया। लिथोस्फीयर 29%, हाइड्रोस्फीयर 71%, एटमॉस्फेयर यूनिवर्स की 10,000 किलोमीटर की गैसेस, फिर आता है आपका बायोस्फीयर, बायोस्फीयर इन तीनों में मिलेगा। लिथोस्फीयर कंप्लीटली इसका भाग है, एटमॉस्फेयर का केवल 8 किलोमीटर का भाग और हाइड्रोस्फीयर का केवल 200 मीटर का भाग बायोस्फीयर में ही काउंट किए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक एक बार मैसेज करके बताएंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम है समझने में तो बता सकते हैं। अभी मैं आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ वैसे। चलिए, तो हमें ये पार्ट, अब देखिए आप यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, जो लिथोस्फीयर है इसमें आप क्या पढ़ते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, माउंटेन, प्लेट्यूज, ये इसमें पढ़ोगे। हाइड्रोस्फीयर में ओशियन, लेक्स, वाटर स्टेट, सागर, महासागर, जल संधि, खाड़ियां। यहाँ क्या पढ़ते हैं आप, वायुमंडल की संरचना, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, साइक्लोन, रेनफॉल, विंड्स,
ये सब। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, वेजिटेशन, एनिमल्स, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ये सारी चीजें आप यहाँ पढ़ते हो। तो हमने भूगोल की स्टडी करने के लिए इन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। चलिए अब शुरू करते हैं आपका एक टॉपिक, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, और ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। भौतिक भूगोल में पढ़ोगे आप स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सब क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी। और यही चीजें आप किसके बारे में पढ़ोगे, भारत के बारे में। तो फिर एक सब्जेक्ट आ जाता है आपका इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। फिर यही सब्जेक्ट आप पढ़ोगे किसके बारे में, विश्व के बारे में। तो आपका आ जाता है यूनिवर्सल ज्योग्राफी। फिर आपका जो क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यूनिवर्स से भी पूछते हैं, प्लेनेट से पूछते हैं, ठीक है ना। और ये आपका एस्ट्रॉइड से पूछते हैं, सैटेलाइट से पूछते हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थ से पूछते हैं। तो इस तरह से भी चीजें आपकी आ जाएंगी। तो आपको जो एसएसटी में पढ़ना है वो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और यूनिवर्सल ज्योग्राफी। सिर्फ इतना सिलेबस आपका है। इसके सब टॉपिक्स तो हैं, ये बड़े टॉपिक्स हैं, इसके सब टॉपिक्स आ जाएंगे। बाकी तो ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी भी है, वो आपको नहीं पढ़ना। एसएसटी के लिए आपको सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, यूनिवर्स ज्योग्राफी और यूनिवर्स ज्योग्राफी और आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, बाकी आपको नहीं पढ़नी है। तो चलिए अब मैं एक टॉपिक स्टार्ट करती हूँ आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। क्योंकि आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ें या आपका विश्व भूगोल पढ़ें, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें, एक कॉमन चैप्टर होता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। ग्लोब, जिसको हम ग्लोब भी कह सकते हैं उस टॉपिक को। तो वो एक कॉमन चैप्टर है, सभी में आपको हेल्प करेगा। तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स ग्लोब। टुडे टॉपिक इज ग्लोब, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आती है ग्लोब किसको कहते हैं। तो ग्लोब क्या है, ए मॉडल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का लघु रूप या शॉर्ट फॉर्म ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। ए मॉडल ऑफ द अर्थ है ये। जैसी हमारी पृथ्वी है वैसा ही उसका छोटा रूप क्या है, ग्लोब है। वो छोटे साइज में उसको कन्वर्ट कर दिया। जैसी हमारी पृथ्वी है, जो देश, जो ओशन, जो भी वाटर स्टेट पृथ्वी पर जिस लोकेशन पर है, ग्लोब पर भी उसी लोकेशन पर वो दिखाए गए हैं। हमने क्या किया, मान लीजिए यहाँ से अमेरिका तक की दूरी 200 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो अब इतना बड़ा मैप या इतना बड़ा मानचित्र, मैप तो नहीं बना सकते आप, क्योंकि अगर सेम डिस्टेंस में करोगे आप तो आपको इतना ही बड़ा एरिया की जरूरत पड़ेगी देखने के लिए। आप चाहते हैं कि आप अपनी क्लास में जब टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाएं तो एक ही क्लास में बिठाकर पूरे विश्व के दर्शन करा दें, है ना, पूरा विश्व हम देख लें एक ही क्लास में। तो उसके लिए हमें क्या पड़ेगा, जरूरत ग्लोब की हमें जरूरत पड़ेगी। ग्लोब हमने क्या तैयार किया, जो पृथ्वी की बड़ी दूरी है उसको हमने छोटी दूरी में चेंज किया। जैसे 200 किलोमीटर हमने किससे दिखा दिया, 1 सेंटीमीटर से। किलोमीटर बहुत बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है ना। तो 200 किलोमीटर की दूरी ग्लोब पर 1 सेंटीमीटर से दिखाई जाती है। तो पृथ्वी की लॉन्ग डिस्टेंस को शॉर्ट डिस्टेंस में चेंज करने हमने ग्लोब तैयार किया है। क्लियर यहाँ तक। तो ग्लोब क्या है आप समझ लीजिए आपने। आप लिख भी सकते हैं मॉडल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का छोटा रूप, ठीक है ना। पृथ्वी का छोटा रूप कहा जाता है ग्लोब, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द अर्थ और ए मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसकी ये ही नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाजा है। पृथ्वी की जो बड़ी दूरी है वो छोटी दूरी स्केल कोई भी हम मान सकते हैं। अब बात आती है ग्लोब कैसा है। अब अगर आप ग्लोब देखोगे तो ग्लोब पर क्या खींचा रहता है, आप देखेंगे ग्लोब पर इस तरह से रहता है। अब जो ग्लोब है इस तरह से चीजें आपको मिलेंगी, कुछ लाइन ऐसे मिलेंगी और कुछ लाइन इस तरह से मिलेंगी। तो ग्लोब पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड लाइन। लैटिट्यूड लाइन, अक्षांश रेखा। अब बात आती है अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन क्या है। इस टॉपिक से टीचिंग एग्जाम में खूब क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर चेक करोगे तो वहां पर आपको यहाँ से खूब क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बात आती है लैटिट्यूड लाइन क्या है। तो आप ग्लोब पर देख रहे हैं, ग्लोब पर कैसी रेखा है, हॉरिजेंटल लाइन। ऑन द ग्लोब कॉल्ड लैटिट्यूड लाइन। ग्लोब पर क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्लियर हुआ। तो ग्लोब पर जो भी इस तरह से आपको हॉरिजेंटल लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये ही क्या है स्टूडेंट्स, ये ही अक्षांश रेखाएं हैं। क्लियर हुआ। एक बार बता देना अगर कोई पॉइंट समझ में आपको नहीं आ रहा है तो। चलिए, तो हॉरिजेंटल लाइन ऑन ग्लोब कॉल्ड लैटिट्यूड लाइन। अब बात आती है, आपने लिख लिया, अगर आप नोट्स तैयार करते चलें। अभी आपका टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। जो अभी तक डिस्कस किया वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था ज्योग्राफी का। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपके टॉपिक्स हैं और यहाँ से खूब क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो अक्षांश रेखाओं की डेफिनेशन लिख लीजिए। ग्लोब पर क्षैतिज या समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब बात आती है इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है वहां से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब बात आती है, सबसे पहली बात ये देखिए, ये ग्लोब है। ये क्या है आपका ग्लोब, जो एक क्षैतिज रेखा, एक हॉरिजेंटल लाइन हमने ग्लोब के सेंटर में खींच दी। तो जो पृथ्वी के बिल्कुल बीच में खींची हुई है इसको बोलते हैं आप इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा कहा जाता है या विषुवत रेखा कहा जाता है। इसने क्या किया, इसने पृथ्वी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो इस जो ये लाइन है इसका नाम हमने इसीलिए रखा है, हर लैटिट्यूड का हमने नाम नहीं रखा है, कुछ का रखा है। इसका क्यों रख दिया, क्योंकि इसने पृथ्वी को या ग्लोब को टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब बात आती है अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछते हैं। तो आप एक बात याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हमारा ग्लोब क्या है, ग्लोब है हमारा एक सर्कल। ठीक है, और सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब बात आती है जो ये लाइन है, लैटिट्यूड लाइन और लॉन्गिट्यूड लाइन, ये पृथ्वी पर नहीं खींची हुई है, ये कहां पर खींची हुई है, ग्लोब पर खींची हुई है। ठीक है ना, ये ग्लोब पर है ना कि पृथ्वी पर। अच्छा हाँ, बेशक जो ग्लोब है वो पृथ्वी का ही एक मॉडल है, जैसी हमारी पृथ्वी वैसा हमारा ग्लोब। आप ग्लोब अगर देखेंगे तो स्केल लिखा रहता है कि इसको किस स्केल पर माना गया है, क्योंकि अर्थ की लॉन्ग डिस्टेंस चेंज की गई शॉर्ट डिस्टेंस में, तो वहां पर मेंशन रहता है कि इस वाले मॉडल का, इस वाले ग्लोब का स्केल क्या है। अगर आप मैप देखोगे तो उसमें भी स्केल, पैमाना लिखा रहता है, तो वो पृथ्वी की जो बड़ी दूरी है उसको छोटी दूरी में बदलते हैं। तो अब बात आती है इनकी संख्या कितनी है। तो आप देखियो, एक शब्द होता है अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा, ये क्या है, लैटिट्यूड लाइन है। और एक होता है अक्षांश, सिर्फ जो होगा डिग्री में, एक ये होता है अक्षांश डिग्री। समझ रहे हो ना, ये क्या है, डिग्री में है और यह है लाइन। अब अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि पृथ्वी पर या ग्लोब पर कितने डिग्री अक्षांश है, कितने डिग्री अक्षांश है, तो आप बताएंगे 181 डिग्री अक्षांश है। और अगर क्वेश्चन में आ जाए कितने डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं, तो 179। इसका एक कंसेप्ट समझ लेना क्या है। देखिए, पृथ्वी टू पार्ट्स में डिवाइड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो डिग्री में 90 डिग्री ऊपर है, 90 डिग्री ही नीचे है, प्लस इक्वेटर कर देंगे, तो 90 डिग्री नॉर्थ के, 90 डिग्री साउथ के, प्लस हो गया आपका इक्वेटर, तो कितने हो जाते हैं आपके 181।
लेकिन ये क्या है, ये डिग्री में अक्षांश है, नंबर ऑफ लैटिट्यूड है इन डिग्री। अब बात आती है जब हम इसको लाइन खींचना स्टार्ट करेंगे, जैसे नॉर्थ की तरफ हमने लाइन खींचनी स्टार्ट की, ऐसे जब हम लाइन खींचते हुए जाएंगे तो ये सर्कल है, ग्लोब क्या है, सर्कल है, तो किसी भी सर्कल के लास्ट में कोई लाइन नहीं खींच पाती है, बल्कि क्या लगाना पड़ता है, हमें वहां पर बिंदु लगाना पड़ता है, हम वहां पॉइंट लगाएंगे। आप मैथ्स में पढ़ोगे कि किसी भी सर्कल के लास्ट में रेखा नहीं बसती बल्कि बिंदु लगाना हमें पड़ता है। तो अब हुआ क्या, यहाँ पर हमारी लाइन नहीं खींच पा रही है बल्कि पॉइंट हमें लगाने पड़ रहे हैं, तो ये हमने पॉइंट जब 2 माइनस कर दिए तो कितने बचते हैं आपके 179। टीचिंग एग्जाम में ही आया हुआ था कि उत्तरी गोलार्ध में या किसी भी एक हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड लाइन की जो संख्या है वो कितनी है, तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन इन नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर, जो लाइन आ जाएंगी वो कितने हो जाएंगी 89, और अगर डिग्री में अक्षांश पूछेंगे तो वो हो जाएंगे आपके 90 डिग्री अक्षांश। ये दोनों आप कंफ्यूजन समझ रहे हैं ना, डिग्री और लाइन दोनों का आंसर अलग हो जाएगा। डिग्री में अक्षांश है 181, लाइन जब खींच रहे हैं तो लाइन नहीं खींच पाती है पूरी 81 181, वो खींच पाती है 179। तो लिख लीजिए इसको भी, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन ऑन ग्लोब इज 179। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन ऑन ग्लोब आर 179, और ग्लोब पर अक्षांश डिग्री में है 181, एंड नंबर ऑफ लैटिट्यूड इन डिग्री ऑन ग्लोब आर 181। ग्लोब पर अक्षांश डिग्री में है 181। ये क्लियर हुआ आपको, इरेज कर दूं, ये आपने लिख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं बच्चों, वो पूछते हैं ये पूछते हैं, ये इस तरह से है, ठीक है ना, तो जो दो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी ग्लोब पर कितनी रखी हुई है, तो इनके बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइन इज 1111। ग्लोब पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ग्लोब पर दो अक्षांश दूरी 111 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ग्लोब पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर है। चलिए अभी आपका हो गया, देखिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ये आपको पता है क्यों रख दिया, क्यों इसने पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। इसी तरह से क्या है कि जो ग्लोब पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये, और ये सदर्न हेमिस्फीयर, ये आपको पता है, समझ आ गया होगा। जो ग्लोब पर 23.5 नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, इसका नाम रखा हुआ है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कर्क रेखा,
इसी तरह से ग्लोब पर जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अक्षांश है, 23.5 नॉर्थ सदर्न लैटिट्यूड है, उसका नाम रखा हुआ है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इतना आप समझ गए। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों रखे गए हैं, तो इस अक्षांश, हर अक्षांश के नाम नहीं रखे गए हैं, याद रखना। 23.5 नॉर्दर्न लैटिट्यूड का नाम कर्क रेखा, 0 का इक्वेटर, 23.5 सदर्न लैटिट्यूड का नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ से आपके किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप देखिए, पहले मैं लिख देती हूँ। 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, ये आपको डेट याद रखनी है। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, ये कहाँ से सनरेज से ही के जो सूर्य का प्रकाश है उसके द्वारा ही अपना काम करती है। हमारी पृथ्वी पर जो डे एंड नाइट है वो किससे बनते हैं, सनलाइट से, सन की रेत से ही पड़ती है। अब पृथ्वी अर्थ के भी घूमती है, सूर्य भी घूमता है गैलेक्सीज के चारों तरफ, अर्थ भी घूमती है, रोटेट करती है, तो रिवॉल्यूशन भी करती है, ठीक है ना। तो पूरी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश एक जैसा नहीं आता है। आप जानते हैं पृथ्वी पर कहीं पर दिन है, कहीं पर रात है, कहीं पर शाम हो रही है। वो क्यों, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो एकदम सीधा नहीं पड़ता है, वो धीरे धीरे, और अगर सीधा पड़ता भी है तो फिर पृथ्वी घूमती भी जा रही है। तो पृथ्वी पर जितने भी अलग अलग स्थान है, अलग अलग वहां पर टाइम होगा, अलग अलग वहां पर दिन होगा। तो ऐसे ही पूछते हैं। तो आप देखिए, जो 21 जून है, 21 जून के दिन क्या होता है, 21 जून को जो सूर्य की किरणें है वो यहाँ पर, कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूर्य किरणें एकदम सीधी पड़ती है। एक बात आप याद रखना, यहीं पर भारत है, इससे थोड़ा सा आप समझ लेंगे। पहले एक बार यहाँ देख लीजिए भारत कहाँ पर है, मैं आपको पढ़ाऊंगी भी भारत कहाँ है। भारत है आपका कर्क उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। ये आपने समझ लिया, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। इसको समझने के बाद आप ये देखिए, जो अब बात आती सीधा। अब जैसे आप, मैं आप सबके सामने हूं, मान लो, या आप क्लास में बैठते हैं तो टीचर आपके सामने रहते हैं, पर हर बच्चे से उस टीचर्स का 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। बात आती है एकदम सीधा 90 डिग्री का एंगल। वैसे तो सूर्य का प्रकाश ही आता है पृथ्वी पर जब जिस टाइम सनरेज आ भी रही है तो पूरे एरिया पर एक जैसे नहीं आती है। कहीं पर वो स्थान होगा जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है, एकदम सीधी सूर्य की किरणें पड़ती होंगी। कहीं पर ऐसा होता है कि 90 डिग्री का नहीं, 45, 30, या एकदम सीधी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती है। तो जैसे वैसे तो इस पूरी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, पर एकदम सीधा नहीं आ रहा है, और हमारा भारत है यहाँ पर, तो इसी से समझ लेना। 21 जून को क्या होता है, 21 जून को सनरेज एकदम सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूर्य किरणें कब सीधी पड़ती हैं, तो सनरेज ओवरहेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून। तो जिस तरफ सूर्य की किरणें, सनरेज सीधी होंगी, उस तरफ ही दिन ज्यादा बड़े होंगे ना, और उस तरफ ही टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और उस तरफ ही गर्मी भी होगी। और आप देखिए, आप धीरे धीरे जून आता जा रहा है, फेब के बाद ही मार्च, अप्रैल, मई, जून, धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, भारत की तरफ गर्मी होती जा रही है। गर्मी क्यों हो रही है, क्योंकि सन रेज जो है, सूर्य किरणें हैं, वो उत्तर की तरफ आ रही है, उत्तर की तरफ इसकी किरणें हैं। तो और जब 21 जून आ जाएगा उस दिन तो कर्क रेखा पर एकदम वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एकदम सीधे पड़ेंगी। तो जिस दिन सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी, तो उस दिन क्या हो जाएगा, जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, इसमें बड़े दिन होंगे, इसमें गर्मी होगी, और ये 21 जून ही क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। 21 जून इज लॉन्गेस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है ना। और जब यहाँ पर सूर्य किरणें सीधी है, यहाँ सबसे बड़ा दिन है, तो 21 जून ही क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन हो जाएगा। तो 21 जून इज longest in northern hemisphere and smallest in southern hemisphere। मैं आपको सारे पॉइंट्स लिखवा दूंगी, एक बार समझ लीजिए। अब 22 दिसंबर के दिन क्या होता है, 22 दिसंबर को सूर्य किरणें कहां पर पड़ती है, सीधी मकर रेखा पर। सन रेज ओवरहेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
ऑन 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अब सूर्य का प्रकाश कहाँ पर आ गया? दक्षिण की तरफ। आप देख भी रहे हैं दिसंबर के महीनों में भारत में सर्दियां होती है, भारत में छोटे दिन होते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं 90 डिग्री का एंगल वो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ चलती हैं। तो सदर्न हेमिस्फीयर में ही क्या हो जाएंगे? दिन बड़े हो जाएंगे, गर्मी होगी, और उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएंगे? दिन छोटे हो जाएंगे। भारत से आप कनेक्ट करके समझ भी सकते हैं। तो आप याद रखना 22 दिसंबर इज लॉन्गेस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड स्मॉलेस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 22 दिसंबर हो जाता है बच्चों दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। अब होता क्या कि 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को सिर्फ इन दोनों दिन जो सूर्य की किरणें हैं, सनरेज है, वो इक्वेटर पर एकदम सीधी पड़ती हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर एकदम सीधी कब पड़ती हैं? तो सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या हो जाएगा? ओवरहेड होंगी इक्वेटर पर। जब ये सनरेज एकदम सीधी पड़ेंगी इक्वेटर पर तो तब क्या हो जाएगा? तो इन दोनों दिन क्या हो जाएगा? इन दोनों दिन पूरी पृथ्वी पर डे और जो नाइट की लेंथ है वो एकदम इक्वल होगी। तो लेंथ ऑफ डे एंड नाइट रिमेन इक्वल ऑन इक्वेटर। कब? ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर इस दिन और रात बराबर होते हैं। जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं पृथ्वी पर, इन दोनों दिन को आप बोलते हैं विषुव, इक्विनॉक्स। पूछते इक्विनॉक्स की डेट बताइए, डेट ऑफ इक्विनॉक्स। तो डेट ऑफ इक्विनॉक्स इज 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ठीक है, इस दिन क्या है? पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर है। समझ आ रहा है ना आपको? पूछ लेना अगर कोई भी। ठीक है, तो मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर, यहाँ से बनने वाले क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसीलिए 21 जून उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। ऑन 21 जून sun rays overhead on Tropic of Cancer. Tropic of, and that's why 21 June is longest day in northern hemisphere and smallest day in southern hemisphere. ये पॉइंट क्लियर हुआ? सारे क्वेश्चन हैं। कर्क रेखा पर सूर्य किरणें कब सीधी पड़ती है? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 जून।
मुझे लगता है नोट कर ही लिया होगा सभी ने। अब बात आती है 22 दिसंबर वाले पॉइंट की। तो लिखेंगे आप 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अब 22 दिसंबर को क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधी हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, और भारत का भी छोटा दिन हो जाएगा। वह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। सन रेज overhead on Tropic of Capricorn on 22nd December. That's why 22nd December is longest day in Southern Hemisphere and smallest day in Northern Hemisphere. अब बता देना कोई भी कंफ्यूजन हो तो ये पॉइंट समझ में आया। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी, इस दिन हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बता देना आप ठीक से नोट कर पा रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अब क्या होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को, इन दोनों दिन ही क्या होगा, इन दोनों दिन सूर्य की किरणें कहां पर सीधी पड़ रही हैं, भूमध्य रेखा पर। तो इन दोनों दिन का हो जाएगा पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। इसीलिए 21 मार्च व 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। on 21st March and 23rd September
सन रेज overhead on equator. That's why length of day and night always equal, remain equal. That's called equinox. जिस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर है उसको आप बोलते हैं इक्विनॉक्स. दिन रात बराबर होते हैं जिसे इक्विनॉक्स कहते हैं. जिसे क्या कहते हैं? विषुव या इक्विनॉक्स. हिंदी में भी लिख लेना, जो हिंदी में लिख रहा है कहते हैं उसको आप कहोगे विषुव. तो विषुव क्या है, इक्विनॉक्स क्या है? 21 मार्च 23 सितंबर जिस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर है वो है आपका इक्विनॉक्स. इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्षांश रेखाओं से, लैटिट्यूड लाइन से मिलेंगे. चलिए अब आप पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइन. देशांतर रेखा तो आपने ग्लोब पर देखा ही अच्छे से. ग्लोब पर कैसी रेखाओं को आप देशांतर रेखाएं कह रहे हैं? ये आपका ग्लोब है, तो इस तरह की जो रेखाएं खींची हुई हैं वो है आपकी देशांतर. ये क्या थी? अक्षांश. तो ग्लोब पर कैसी रेखाएं दिखाई दे रही है आपको? वर्टिकल लाइंस ऑन द ग्लोब. ग्लोब पर ऊर्ध्वाधर या सीधी रेखा को या खड़ी रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं. ग्लोब पर ऊर्ध्वाधर रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं. वर्टिकल लाइंस ऑन द ग्लोब called longitude line. कैसी रेखाएं हैं? ऊर्ध्वाधर, ऊपर की तरफ सीधी खड़ी हुई रेखाएं. ठीक है ना. अब देखिए ये आप समझ ही गए हैं. इनकी संख्या में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है. आप जानती हैं जो अक्षांश है उनमें तो अक्षांश कितने हैं? अगर ये क्वेश्चन है लैटिट्यूड 181 और देशांत अक्षांश रेखा आ जाए तो 179. पर लेकिन जो इनकी संख्या है, नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन इज number of longitude line. Number of latitude line are 360. इनकी संख्या में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनकी संख्या आपको 360 ही मिलेगी. अब जो ये बीच में सेंटर में खींची हुई है, एक बात बताइए, जिस तरह से यहाँ पर जो जिसने पृथ्वी को अक्षांश रेखा ने, लैटिट्यूड लाइन ने बीच में बांट दिया और उसको हमने क्या बोल दिया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और सदर्न हेमिस्फीयर में जिसने बांट दिया उसको क्या बोल दिया था आपने? इक्वेटर, भूमध्य रेखा. 0 डिग्री अक्षांश का नाम है, 0 डिग्री लैटिट्यूड कॉल्ड इक्वेटर. इसी तरह से जो 0 डिग्री देशांतर है बीच में, जो पृथ्वी के बीच में है, इसने क्या कर दिया? पृथ्वी को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में डिवाइड कर दिया. ठीक है. तो इसका भी तो कोई नाम होगा ना.
तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना ये वाले बच्चों, इसको आप बोलते हो प्राइम मेरिडियन, प्राथमिक यम्योत्तर। यहां पर मैं लिख देती हूँ 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर को प्राथमिक यम्योत्तर कहते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इसका नाम है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का प्राथमिक यम्योत्तर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। अब क्वेश्चन आपसे आ जाएगा, सारे नोट्स तैयार करते जाना, आप सारे पॉइंट्स लिख लेना, सभी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन आता है, देखिए ये 360 है, तो इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पृथ्वी को बांट दिया, तो ये ईस्ट की तरफ खिंची हुई है 180, और यहाँ पर भी खिंची हुई है आपकी ये 180, 180 हो जाती है आपकी 360, 360। अब बात आती है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं और कितनी है। तो ग्लोब पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर दूरी कितनी है, इसकी दूरी है 111.32 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी थी 111 किलोमीटर और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं, इन देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है जिसे गोरे कहते हैं। कहा जाता है। क्लियर हुआ आपका। यहाँ पर जो ग्लोब पर रखी हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 111.32 किलोमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइन्स is 111.32 kilometer. That's called Gore. ठीक है, जो यहाँ पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी रखी गई है, ये काल्पनिक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है ये सभी। चलिए, अब एक क्वेश्चन बनता है आपका। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि ये इक्वेटर है, आप देख रहे हैं ना, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, ये इक्वेटर है भूमध्य रेखा, और ये क्या है आपका पोल, पृथ्वी के हिस्से को आप बोलते हो ध्रुव या पोल। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन आया हुआ है कि जब आप भूमध्य रेखा से, ठीक है ना, ध्रुवों की तरफ जाओगे तो जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है 111.32 किलोमीटर, वो घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी या सेम रहेगी। तो आपने कभी देखा है जो लैटिट्यूड लाइन है वो ऐसे खींची रहेंगी, बल्कि जो लॉन्गिट्यूड है वो ऐसे हो जाती हैं, इस तरह से हो जाती हैं। ये क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ये इसलिए हो जाती है, जब आप इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाते हो तो इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी। ठीक है ना, इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी। कम क्यों होती जाएगी? ये इसलिए होती जाएगी स्टूडेंट्स, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। अब बात आती है जो हमारी पृथ्वी है
वो या ग्लोब है वो क्या है, पृथ्वी का लघु रूप। जैसी आपकी अर्थ है वैसे है, तो हमने ग्लोब तैयार किया है। तो जो हमारी अर्थ है ना, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है अर्थ की, ये ध्रुवों पर इसकी चौड़ाई है इस वाले रीजन पर 12,714 किलोमीटर। यहाँ इसकी चौड़ाई होती है इक्वेटर पर पृथ्वी की 12,756 किलोमीटर। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर जो इस तरह से है पृथ्वी, थोड़ी सी इस तरह से है। अब ये दो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड हुआ, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड हुआ। यहाँ भी आपको 180 खींचनी है, यहाँ भी आपको 180 ही खींचनी है। तो आपने यहाँ थोड़ी पास पास कर दी, इनकी डिस्टेंस इक्वेटर पर थोड़ी दूर दूर रखी। ये मिलती नहीं है, ये याद रखना, ध्रुवों पर जाकर मिलती नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। केवल यहाँ 14 है और यहाँ 56 है, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। तो आप याद रखना, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। डिस्टेंस डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स बिटवीन लॉन्गिट्यूड लाइंस। अब कम क्यों हो रही है आपने समझ लिया, कम इसलिए हो रही है क्योंकि पृथ्वी पर यहाँ चौड़ाई कम है, यहाँ चौड़ाई अधिक है। जैसे मान लीजिए आपकी ये क्लास है, ये क्लास की चौड़ाई आपकी इस तरह से है, और आपको यहाँ पर भी 10 सीट रखनी है, यहाँ पर भी 10 सीट रखनी है। तो आप यहाँ जो 10 सीट रखेंगे वो दूर दूर रख देंगे, यहाँ जो 10 सीट आप रखेंगे थोड़ा पास पास रख देंगे, क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो हमें ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर के पास भी 180 लाइन खींचनी है, हमें इस इक्वेटर यहाँ पर पोलर रीजन पर भी 80 खींचनी है, 180। तो यहाँ भी 180 खींचनी है, यहाँ भी 180 खींचनी है। यहाँ पृथ्वी की चौड़ाई ज्यादा है, थोड़ा दूर दूर रख देंगे, यहाँ चौड़ाई कम है तो सभी देशांतर रेखाओं को पास पास रख देंगे। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखिए आप, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइन्स डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। ये समझ में आ गए? किसकी वजह से? ड्यू टू डिस्टेंस, ड्यू टू विड्थ ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, पृथ्वी की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो यहाँ अधिक है, यहाँ चौड़ाई कम है। यहाँ भी हमें 360 ही खींचनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हमें 360 ही खींचनी है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए बता दिया करो अगर कोई प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है सभी को? समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लिया करो। चलिए अब बात आती है, देखो अब बात आती है मानक समय की। स्टैंडर्ड टाइम। सबसे पहली बात तो आपने एक चीज नोट की होगी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हम यूज क्यों कर रहे हैं? एक तो हम इसलिए यूज कर रहे हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड ने क्या किया, पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दिया। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ने क्या कर दिया, पृथ्वी को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर दिशाओं का निर्धारण किसके द्वारा हुआ है, तो पृथ्वी पर दिशाओं का निर्धारण अक्षांश देशांतर नहीं तो क्या है,
0 डिग्री अक्षांश ने नॉर्थ साउथ में डिवाइड किया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ने ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड किया। तो एक तो हमारा हम जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स हैं इसके बेस पर हम दिशा डायरेक्शन फिक्स करते हैं पृथ्वी पर। दूसरा इनका यूज होता है कि हम किसी भी स्थान, वो भारत हो, आपका घर हो, आपका इंस्टीट्यूट हो, किसी भी प्लेस की जो हम ज्योग्राफिकल एड्रेस देंगे तब हम इनका यूज करते हैं। कि जैसे भारत है, मान लीजिए मैं पढ़ाऊंगी भी आपको कि भारत कितने डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच में है, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में है, कितने डिग्री लैटिट्यूड के बीच में है। तो इससे हम पूरी पृथ्वी पर किसी भी प्लेस का एड्रेस देते हैं, स्थान का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा यूज ये हुआ। अब जो देशांतर रेखाएं हैं उनका एक और यूज है, वो किस में है, वो है मानक समय में, स्टैंडर्ड टाइम में। तो सबसे पहली बात आपकी यही आती है कि मानक समय स्टैंडर्ड टाइम किसको कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मानक समय क्या है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्या था, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तो थी नहीं। पहले हम क्या करते थे, सिर्फ सूर्य के आधार पर ही, सन रेज पर ही, सूर्य के प्रकाश के आधार पर ही टाइम देखते थे। यहाँ पर इतना आया होगा तो इतना बचा होगा, इतना आया होगा तो इतना बचा होगा। दिल्ली में जो जंतर मंतर है वहां पर सूर्य घड़ी है, सन वॉच है। तो पहले सूर्य के प्रकाश से टाइम देखते थे। तो आप ये भी याद रखना, जब सूर्य के प्रकाश से जो टाइम देखा जाए तो वो उसको बोलते थे स्थानीय समय, लोकल टाइम। लेकिन अब क्या हुआ, हमें ये पता चल चुका कि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, पृथ्वी रिवॉल्व वेस्ट टू ईस्ट। अब टेक्नोलॉजी भी आ गई, हमारे पास ग्लोब भी है, हमने अक्षांश देशांतर भी ग्लोब पर तैयार कर ली पृथ्वी को समझने के लिए, पृथ्वी पर किसी भी प्लेस का डायरेक्शन, किसी भी स्थान का एड्रेस देने के लिए, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। अब बात आती है स्टैंडर्ड टाइम किसे कहते हैं। तो अब जो समय को निर्धारित करने के टाइम है वो चीजें बदली हैं। तो एक लाइन में आप अभी समझ लेना किसे कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। आप एक लाइन में आंसर दोगे, देशांतर रेखाओं के आधार पर, देशांतर रेखाओं के आधार पर निश्चित किया गया समय। पहले आप लिख लीजिए इसको, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। निश्चित किया गया समय, टाइम डिसाइडेड बाय लॉन्गिट्यूड लाइंस। देशांतर रेखाओं के आधार पर निश्चित किया गया समय मानक समय कहलाता है। अब बात ये भी तो आती है, ये जो ये लाइन है, देशांतर रेखा है, लाइन है, ये तो क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। कहां पर खींची हुई है, ग्लोब पर खींची हुई है। ये हमारा टाइम निश्चित कैसे करेंगी, ठीक है ना। तो एक शब्द आप याद रखो, टाइम डिसाइडेड बाय लॉन्गिट्यूड लाइंस, या देशांतर रेखाओं के आधार पर, द्वारा नहीं, आधार पर, ठीक है ना। आधार शब्द का मतलब क्या है, बेस, किस क्या बेस रहा, उस आधार से, उससे मीनिंग करेंगे आप। तो आप एक बार समझ लेना, मैं आपको बता दूंगी अभी जब आप समझेंगे। तो देखिए एक बात, बात आती है पूरी पृथ्वी का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो पूरी पृथ्वी का जो स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है वो लिया गया है 0 डिग्री देशांतर या प्राइम मेरिडियन से, ठीक है। इसी से क्यों लिया गया है, यहीं पर क्यों लगाया गया है, क्योंकि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उससे हमें पता चला कि ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है पूरी पृथ्वी के बीच में से गुजरता है, ठीक है ना। तो जो भी लॉन्गिट्यूड क्या पृथ्वी के बीच में से या किसी भी देश के बीच में से गुजरेगा, उससे हमें ये पता चल जाता है कि ये वाला लॉन्गिट्यूड, जैसे भारत का मानक समय है, एक बार बताइए, भारत का मानक समय 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लिया गया है। इसी से क्यों लिया गया, हम 90 से भी ले सकते थे, हम पूरा 80 से भी ले सकते थे, पर हमने इससे ही इसलिए लिया बच्चों क्योंकि ये वाला लॉन्गिट्यूड भारत के बिल्कुल बीच में से गुजरता है, ठीक है ना। तो हम सिर्फ लॉन्गिट्यूड का इतना यूज है, उससे हमें लोकेशन पता चलती है कि स्टैंडर्ड टाइम हम कहाँ लगाएं, ठीक है ना। उसका निर्धारण, दिशा का या स्थान का निर्धारण करेंगे। तो 0 डिग्री
से इसलिए लिया क्योंकि ये पूरी पृथ्वी के बीच में है। इससे इसलिए लिया क्योंकि ये भारत के बीच में है। और इवन भारत ही नहीं, जो भी देशांतर, जो भी लॉन्गिट्यूड जिस भी देश के बीच में से गुजरेगा उसी पर ये स्टैंडर्ड टाइम लगाया जाएगा। बाकी काम तो टेक्नोलॉजी का है। तो जैसे पूरी पृथ्वी का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया गया है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लंदन का जो ग्रीनविच स्थान है वहां से लिया गया है। लंदन में है आपका कौन सा स्थान, ग्रीनविच। ग्रीनविच, इससे सिर्फ डायरेक्ट वो लिया, आपका स्थान का निर्धारण किया, ग्रीनविच प्लेस ऑफ लंदन। जो ग्रीनविच है वो लोकल प्लेस है, कहां पर है, वो लंदन में है। और देशांतर कौन सा है, देशांतर ये है। इससे हमें पता चला ये वाला प्लेस पूरी पृथ्वी के बीच में है। फिर जो हमने टाइम लगाया वो ग्रीनविच लोकल स्थान है, लंदन एक आपकी कंट्री है, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में आप बोल देते हो GMT। GMT का पूरा नाम क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। एग्जाम में पूछ लेते हैं जीएमटी का पूरा नाम बताइए। तो जीएमटी है ग्रीनविच मीन टाइम। जो समय ग्रीनविच से पूरी पृथ्वी का समय लिया है, सभी की घड़ियां वहां से चलती हैं, ठीक है। तो ग्रीनविच मीन टाइम। अब एक बात बताइए, पूरी घड़ी एक जैसी तो नहीं चल सकती, पूरी पृथ्वी का समय एक जैसा तो नहीं हो सकता। क्यों, कहीं पर दिन निकला हुआ है, कहीं पर अभी सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है, किसी पार्ट से सूर्य का प्रकाश जा चुका है, इवनिंग है, कहीं पर आया ही है, ठीक है ना। पृथ्वी रोटेट करती है, रिवॉल्यूशन भी करती है, सन भी रिवॉल्यूशन करता है गैलेक्सीज का, सूर्य भी आकाश गंगाओं के चारों तरफ घूमता है। तो एक साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि दिन रात किससे होते हैं, सूर्य के प्रकाश से ही। सूर्य के प्रकाश का जो आना है वो पूरी पृथ्वी पर एक जैसा नहीं है, तो दिन, समय और टाइम भी एक जैसा नहीं होगा, ठीक है ना। ये आप याद रखना। अब आप बात आती है जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम। एक बात सुनी होगी आपने, नहीं सुनी तो सुन लेना। जो अगर यहाँ पर जीएमटी पर 12 बजे हैं, अगर जीएमटी पर मान लीजिए 12 बजे हैं, ठीक है ना, पूछते हैं कि जीएमटी पर अगर 12 बजे हैं तो भारत में कितने बजेंगे। तो जीएमटी पर अगर 12 बजे हैं तो भारत में बजेंगे 5:30। भारत में कितने बजेंगे, 5:30। मतलब इसका क्या हुआ, आप देख रहे हैं जीएमटी पर 12 बजेंगे या 5:30 बज रहे हैं। तो भारत को जो स्टैंडर्ड टाइम है वो जीएमटी से आगे है। क्यों है, आप एक बात समझना, जो पृथ्वी है ना वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। कैसे घूमती है ईस्ट की तरफ, ये पृथ्वी का कौन सा हिस्सा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये कौन सा हिस्सा है पृथ्वी का, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे सभी। तो अब जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पृथ्वी का ईस्टर्न पार्ट है, जो पूर्वी भाग है, वो सूर्य के सामने पहले आ जाएगा। जो भी भाग सूर्य का पृथ्वी के सामने पहले आएगा, वहीं पर सनरेज पहले पड़ेंगी, वहीं सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा। तो जब वहां ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वहीं पर दिन पहले निकलेगा। जहां दिन पहले निकलेगा वहां टाइम भी तो पहले ही होगा ना। और आप याद रखना, सिर्फ भारत ही नहीं, जितने भी पूर्वी गोलार्ध के ईस्टर्न हेमिस्फीयर की जितने भी कंट्री हैं, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है आपका, यूरोप की कंट्रीज है जो भी ईस्ट की तरफ पड़ेंगी, सभी में जो टाइम होगा वो जीएमटी से पहले होगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। और सभी देशों में, जैसे भारत में सबसे पहले टाइम या सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल में। अरुणाचल कौन सा स्टेट है भारत का, पूर्वी, सबसे पूर्वी स्टेट है, ईस्टर्न स्टेट है। इसी तरह से भारत ही नहीं, जितने भी देश हैं, सभी देशों के पूर्वी भाग में सबसे पहले सूर्योदय होगा। जहां सूर्योदय होगा वहीं दिन पहले निकला, वहीं समय पहले बजा। तो याद रखना, जीएमटी से आप पूर्व की तरफ जाओगे तो समय आगे होगा, सभी में ही आगे होगा, ऐसा नहीं है। जीएमटी के ऐसे पूछते हैं किस गोलार्ध में जीएमटी से समय पीछे होता है, किस में आगे होता है। तो पूर्वी गोलार्ध में क्या होगा, एडवांस होगा, ठीक है ना, आगे होगा। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध के देशों में समय आगे होगा जीएमटी से, और पश्चिमी गोलार्ध के देशों में समय पीछे होगा, बाद में बजेंगे यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, मैं लिख दूंगी अभी। तो ये आपको समझ में आया।
इसी तरह से एक पॉइंट ये भी है, देखिए पृथ्वी का भी एक मानक समय है, पूरी पृथ्वी का, फिर हर देश का भी अपना एक मानक समय होता है। लेकिन जो बड़े क्षेत्र हैं, जो बहुत बड़े ज्यादा हैं, जैसे रसिया, जो रूस है, वो 2 महाद्वीप में फैला हुआ है। रसिया स्प्लिट्स इन 2 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप एंड एशिया, 2 भागों में फैला हुआ है, तो बहुत बड़ा है। उसका समय भी एक जैसा नहीं हो सकता, वहां पर भी सनरेज एक जैसी नहीं पड़ती। तो रूस में क्या है, 11 टाइम जोन है, 11 समय से उनकी घड़ियां चलती हैं। भारत में भी एक ही है, ठीक है ना। भारत की जो घड़ियां चलती हैं वो एक ही जगह से चलती हैं। लेकिन अब भारत के भी पूर्व पश्चिम के समय में क्या हो रहा है, 2 घंटे का अंतर बैठता है। अरुणाचल में 4 बजे सूर्य उदय हो जाता है, गुजरात में 6 बजे होता है, तो 2 घंटे का अंतर दिखता है। इसलिए क्या होता है, भारत में भी दूसरे स्टैंडर्ड टाइम की डिमांड की जा रही है, अभी एक ही है। तो जो जितने बड़ा क्षेत्रफल वाला देश होगा, जितनी बड़ी कंट्री होगी, उसमें हमें 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा भी स्टैंडर्ड टाइम लगा देने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब आप वो आपने लिख लिया था, मानक समय किसे कहते हैं, देशांतर रेखाओं के आधार पर निश्चित किया गया समय। तो चलिए फिर मैं लिख देती हूँ आपका, नोट कर लेना सभी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी पृथ्वी का मानक समय 0 डिग्री देशांतर, लंदन में ग्रीनविच स्थान से लिया गया है। जिसको जीएमटी कहते हैं। ठीक है, जीएमटी से पूर्व जाने पर समय आगे होता है, वह जीएमटी से पश्चिम जाने पर समय पीछे होता है। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द अर्थ डिसाइडेड बाय 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड फ्रॉम ग्रीनविच place of London that's called GMT, Greenwich Mean Time। ठीक है, टाइम इंक्रीज एडवांस या लिख लो, या इंक्रीज भी लिख सकते हो, इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर
and time decrease in Western Hemisphere. सभी का हो गया नोट? चलिए अब भारत का भी देख लेते हैं, भारत के मानक समय की बात भी। तो जो भारत का मानक समय है वो लिया गया है आपका 82.5। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना, से लिया गया है। और भारत का ऐसे लिख लेना, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से कहां पर? प्रयागराज में, प्रयागराज, प्रयागराज इलाहाबाद, प्रयागराज के नैनी स्थान से स्थान से लिया गया है। जो जीएमटी से कितने घंटे आगे? 5.5। 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। अरुणाचल व गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। पूछते हैं सबसे पहले दिन कहां पर निकलेगा? अरुणाचल में, और सबसे लास्ट में निकलता है गुजरात में। यहाँ निकलता है 4 बजे, यहाँ निकलता है 6 बजे। कितने घंटे का अंतर दिखाई दे रहा है? 2 घंटे का अंतर दिखाई दे रहा है। इसीलिए भारत में भी दूसरे मानक समय की मांग की जा रही है। कई बार पूछ लेते हैं दूसरे भारत में दूसरे स्टैंडर्ड टाइम की डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अरुणाचल और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया डिसाइडेड बाय, जो इंग्लिश में लिख लेना, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया डिसाइडेड बाय 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड फ्रॉम नैनी प्लेस ऑफ प्रयागराज and Indian Standard Time advance from GMT 5 hours 30 minutes. There are 2 hours difference between Arunachal and Gujarat. There are 2 hours differences in time between Arunachal and Gujarat. चलिए अब एक और क्वेश्चन बनता है, देखिए ये क्या हो जाती है बच्चों? ये इस वाला जो ये लॉन्गिट्यूड है, इससे हमने भारत का समय लिया हुआ है। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से हमने क्या कर लिया? भारत का मानक समय लिया गया है, ठीक है ना। तो इस वाले लॉन्गिट्यूड का हमने नाम क्या रख दिया? भारत की मानक रेखा, स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया। ये क्या है? 82.5 को
जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है हमने उसको क्या बोल दिया, भारत की मानक रेखा। स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस देशांतर को, किस लॉन्गिट्यूड को भारत की मानक रेखा कहते हैं। तो इससे स्टैंडर्ड टाइम लिया, तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया। अब ये भी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों कि जो रेखा है ये कितने राज्यों से गुजरती है और कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया passes through 5 states of India. These are, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया। passes through 5 states of India. भारत की मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं एग्जाम में, ये भी पूछ लेते हैं। तो वो है आपके, एक ट्रिक याद कर लेना, उमा, एसी, ट्रिक का नाम है आपका उमा, एसी, उड़ गया। इससे आपको 5 स्टेट के नाम याद हो जाएंगे जिससे आपकी स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया गुजरती है। तो उसे आ जाएगा उत्तर प्रदेश, आपको पता ही है प्रयागराज कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मां से आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका ए से आ जाएगा आंध्र प्रदेश, सी से आ जाएगा छत्तीसगढ़, और उड़ से आ जाएगा आपका ओडिशा। तो इन 5 स्टेट से होकर आपकी स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया गुजरती है। ये भारत की मानक रेखा। ये आपसे ये भी पूछ लेंगे 2.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड किससे गुजरता है, नोट कर लीजिए। तो ये थी आपकी आज की क्लास जिसमें आपने लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में आज पढ़ा आपने इस क्लास में। अगर आपका कोई डाउट्स है, कोई पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप इसका रिवीजन करना, और रिवीजन करने के बाद भी कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। जरूरी है अपने डाउट्स क्लियर करना, समझना। कंटेंट तो आपके पास भी हो सकता है पर वो चीजें हैं कि समझें आप उससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनकी कंसेप्ट क्या है, दोनों चीजें समझने, क्वेश्चंस भी, डेटा भी और कंसेप्ट भी। ठीक है, चलिए गुड लक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योरसेल्फ, कीप लर्निंग।